हेलो गाइज, वेलकम बैक। आइए अपनी सीरीज को फिर से आगे बढ़ाते हैं जिसका नाम है क्लाइमेटोलॉजी। हम जलवायु विज्ञान को कवर कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज देखने वाले एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है टेम्परेचर। हम इसको हिंदी में बोलते हैं तापमान। ये सिर्फ छोटा सा है मगर इसका एक जो इम्पोर्टेंस है बेसिक ज्योग्राफी में अंडरस्टैंडिंग के लिए ये काफ़ी इसका इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो चलिए हम इसको कवर करते हैं बिना समय को वेस्ट किए। हाँ, एज यूजुअल मैंने यहाँ पे सारे मैंने पॉइंट यहाँ पे लिखे और इसको देखते हुए मैंने यहाँ पे सारे कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं आखिर ये डिफरेंस क्या है तापमान और ऊष्मा में। तापमान को हिंदी में बोलते हैं टेम्परेचर, ऊष्मा को हिंदी में बोलते हैं हीट। हीट है एक प्रकार का ऊर्जा, ये एक एनर्जी होता है, और जो तापमान है इस एनर्जी को नापने का तरीका होता है। अब मुझे बताइए सिंपल सी बात, जो एनर्जी हमारे अर्थ पे कई तरीके का होता है। आपका लाइट एनर्जी हो गया, आपका हीट एनर्जी हो गया, आपका फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गया, करंट वाला हो गया। तो जो भी एनर्जी है उसी में से एक आपका फॉर्म होता है हीट एनर्जी। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना हीट है, कितना गर्मी है, कितना ऊष्मा है, हम उसी को बोलते हैं ऊष्मा ऊर्जा या फिर हीट एनर्जी। लेकिन हम उसको कैसे नापेंगे, कैसे पता कर पाएंगे कि आखिर उसके अंदर कितना हीट है, हम उसी को जो तरीका है नापने का हम उसको बोलते हैं तापमान। तापमान जो वो बताता है कि कोई चीज़ कितना गर्म है, इंटेंसिटी बताता है, उसका डिग्री बताता है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा डिग्री ऑफ हॉटनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। जो ऊष्मा का जो डिग्री है, कोई चीज़ कितना गर्म है, हम उसी को बोलते हैं तापमान। आगे बात समझ में। तापमान का जो एक यूनिट होता है हमारा नापने का तरीका, एक आता है डिग्री सेल्सियस और एक आपका आता है डिग्री फ़ारेनहाइट। और जो ऊष्मा है एनर्जी है, तो एनर्जी का फॉर्म क्या होता है, सॉरी एनर्जी का जो यूनिट है उसको बोलते हैं जूल या फिर आप किलो जूल भी बोल सकते हैं। लेकिन बेसिक जो है आपका ऐसा यूनिट वो लेते हैं, हमेशा में जूल लेते हैं। तो हीट आपका एनर्जी हो गया, ऊष्मा एनर्जी, और टेम्परेचर उसका यूनिट आपका होगा डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट। उसके अलावा और भी होता है यहाँ पे, लेकिन उसे तरीका है हमारा हीट को नापने का। अब बात करते हैं यहाँ पे सिर्फ हम सन के हीट की बात करेंगे। जो हमारा सन का हीट है हमारे अर्थ पे आता है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे होता है, उसके अकॉर्डिंग हम किस किस अर्थ के रीजन को कौन सा नाम देते हैं। दूसरी बात है जो हमारा हीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है हम उसको किस किस नाम से जानते भी हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे सन है, यहाँ पे नहीं मान लेते, बोर्ड के कहीं ऊपर होगा सन। वहाँ पे सन का लाइट हमारे अर्थ पे पड़ा। सन का लाइट कहने से बेहतर होगा मेरे ख्याल से सन का हीट कहना। सन का हीट हमारे अर्थ पे पड़ा। आपको पता है जो सन का जो झुकाव है 23.5 डिग्री ऐसे झुका हुआ। ठीक है, अर्थ बिल्कुल ऐसे नहीं है, अर्थ थोड़ा सा ऐसे झुका हुआ। लेकिन मैंने यहाँ पे एक लाइन नहीं खींचा, आप यूँ समझिए ये अर्थ थोड़ा सा झुका हुआ। ठीक है, तो फिर भी जो सन का हीट है वो लगभग यहाँ से अच्छा खासा यहाँ पे लगभग 90 डिग्री पे पड़ता है। यहाँ पे अच्छा खासा लाइट पड़ता है सन का, यहाँ पे थोड़ा सा कम, यहाँ पे बहुत कम। वैसे नीचे यहाँ पे अच्छा खासा, यहाँ थोड़ा कम, यहाँ पे बहुत कम। लेकिन जब दिन की बात करें, जब तक सन का हीट हमारे अर्थ पे पड़ेगा तो आते हुए सन के हीट को क्या बोलेंगे, सौर विकिरण बोलेंगे। उसको बोलते हैं सोलर रेडिएशन। जब तक सन का हीट हमारे अर्थ पे आ रहा था, सन का जो ऊर्जा है, सन का जो ऊष्मा ऊर्जा है, जब तक हमारे पृथ्वी पे आ रहा था हम उसको बोलते हैं सौर विकिरण। अब दिन भर तो अर्थ को गर्म किया, लेकिन अर्थ क्या करता है रात में, मतलब दिन भर जो सन का हीट है उसको लेके अपने पास कुछ हद तक बचा के रख लेता है, उसको एब्जॉर्ब करता है। जैसे ही शाम का वक्त हुआ सन क्या हो गया, सन वहाँ से खिसक गया। ऐसे तो अर्थ खिसकता है ना, लेकिन मान लेते अब सन का मूवमेंट होता है, लेकिन मान लेते जैसे शाम का वक्त आया सन बिल्कुल डूब गया। लेकिन अर्थ क्या करता है उसके बाद, जो दिन भर में हीट बचा के रखा था अब उसको निकालना शुरू करता है। जब वो हीट निकाल रहा रात में हम उसको बोलते हैं पार्थिव विकिरण। ठीक है, सन का हीट मुझे मिलते वक्त क्या बोलेंगे, सौर विकिरण मुझे अर्थ पे मिल रहा है। लेकिन जब रात में अर्थ वही हीट जो उसके पास बचा हुआ था उसको निकाल के बाहर फेंके, उसको बोलते हैं पार्थिव विकिरण। आगे बात समझिए यहाँ पे। अब मैंने वहीं पे यहाँ पे लिखा है सोर्स ऑफ हीट फॉर द अर्थ। जो अर्थ का हीट है, अर्थ को अगर मान लेते हैं मुझे गर्म करना है तो मेरे पास दो तरीका है। एक क्या करता है अर्थ सन का लाइट दिन भर में खुद से लेते रहता है। दूसरी बात वो कुछ हद तक अपने पास एब्जॉर्ब करके कुछ हद तक अपने पास जमा करके रखता है ताकि वो रात में भी गर्म हो सके, क्योंकि रात में तो सन गायब हो जाता है। ठीक है, तो सोर्स ऑफ हीट फॉर द अर्थ दो तरीका, दिन में सोलर रेडिएशन और जब रात की बात करें तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब आपके मन में डाउट आ सकता है कि ठीक है रात में तो सन का हीट रात में तो जो अर्थ का हीट वो तो बाहर फेंक देगा, तो फिर अर्थ गर्म कैसे रहता है। अर्थ बेसिकली ये होता है, जैसे मान लेते हैं ये हमारा अर्थ है। अब अर्थ के आसपास तो ढेर सारा एटमॉस्फेयर भी वहाँ पे है,
यहाँ पे ढेर सारा CO2 गैस भी है, यहाँ पे ढेर सारा ग्रीन हाउस गैस भी है। जब अर्थ अपना हीट वापस रात में ऊपर भेजना शुरू करता है तो वही CO2 हमारा एटमॉस्फेयर, हमारा बादल, हमारा धूलकण वगैरह उस हीट को, उस एनर्जी को टकरा के वापस अर्थ पे ही भेज देता है। ठीक है, इसी वजह से जो हमारा अर्थ है वो रात में भी थोड़ा हद तक गर्म रह पाता है। दिन में तो सन उसको गर्म किया और रात में उसी हीट को जब वापस भेज रहा था तो वो सब CO2 या फिर और भी बहुत सारा वजह था, जैसे बादल हो गया, वायुमंडल हमारा हो गया और भी बहुत सारा धूलकण वगैरह हो गया, वो टकरा के फिर से अर्थ पे ही भेज देता है। उसको बोलता है तो अपने पास रखे रहो और रात भर तुम अपने आप को गर्म किए रहो। ठीक है, तो दो तरीका मुझे हो गया अर्थ को हीट रखने का या गर्म रखने का। ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ पे जितने भी एयर है उसमें ढेर सारे CO2 भी है। मेनली क्या होता है, CO2 हमारा CO2 वगैरह हो गया और भी बहुत सारे ग्रीन हाउस गैस है, यहाँ तक ओजोन भी। वो बेसिकली क्या करता है, जो अर्थ का हीट है जो रात में निकलता है उसको वापस अर्थ पे भेज देता है। अब मान लेते हैं अगर CO2 ढेर सारा हो गया तो अच्छा खासा टकरा के वापस भेज देगा। जो दिन भर बचा के रखा था हीट अर्थ अपने पास, उसको रात में जैसे ही भेजना शुरू कर देगा। अगर CO2 बढ़ गया तो उसको भेजते रहेगा लगातार। जब भेजते रह जाएगा इसका मतलब अर्थ अब अपना हीट बाहर भेज ही नहीं पाता है, इसका मतलब अर्थ हो गया गर्म। अर्थ को बोलते ग्लोबल बोल सकते हैं ना, कभी कभी बोलते हैं नहीं ग्लोबली। तो अर्थ ग्लोबली मतलब पूरी दुनिया गर्म हो जाएगा इसी तरीके से। अब इधर से भी हीट जाएगा बाहर, यहाँ से भी हीट जाएगा बाहर, लेकिन CO2 क्या करेगा, उसको वापस भेज देगा। इस वजह से अर्थ का टेम्परेचर पूरी तरह से बढ़ जाता है रात में भी, और दिन में तो सब सन बढ़ा के ही रखता है। तो अगर पूरी तरह से अर्थ गर्म हो जाए, पूरी दुनिया गर्म हो जाए, हम उसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, अब होता क्यों है, क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे ग्लोबल वार्मिंग गैस, मतलब जो गैस वापस हमारे जो हीट है, अर्थ का जो हीट बाहर फेंकता है, वो हीट अगर वापस फिर से अर्थ पे भेज देता है, उस गैस को बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। इसमें CO2 भी आता है, इसमें ओजोन भी आता है, इसमें धूलकण भी आता है, इसमें बादल भी आता है, इसमें जलवाष्प भी आता है। ये सब चीज़ क्या करता है, वापस टकरा के इस पर भेज देता है। अगर ढेर सारा हो गया तो ऑब्वियस सी बात है अर्थ हमेशा गर्म ही रहेगा। गर्म हो जाएगा तो पूरी दुनिया का गर्म हो जाना क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग। इससे नुकसान क्या होता है, अगर पूरा अर्थ गर्म हो जाए रात में भी दिन में भी, अगर अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो भी ग्लेशियर वगैरह है, जो भी हिम वगैरह है, बर्फ वगैरह है, वो तो पिघलना शुरू हो जाएगा। अब जैसे पिघलेगा तो ऑब्वियस सी बात है जो सी का लेवल है, जो समंदर का लेवल है, वो उठता जाएगा, और जो भी कोस्टल एरिया है, जो समुद्र के बगल का जो सिटी वगैरह है, वो डूबना शुरू हो जाएगा। इससे काफ़ी नुकसान होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे सिंपल सी बात, जो हमारा अर्थ है, अर्थ पे जो भी सन का लाइट पड़ा, यहाँ भी पड़ा, यहाँ भी पड़ा, यहाँ भी पड़ा, यहाँ भी पड़ा, हम उसको रीजन वाइज पे डिवाइड करते हैं यहाँ पे। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे जैसे मान लेते हैं सन का लाइट, सन यहाँ पे फिलहाल है, तो किसी भी तरीके से आप अगर गौर से देखिएगा तो जो सन का मान लेते हैं यहाँ से झुका हुआ ऐसे मान लेते हैं, ऐसे तो ऐसे जगह यहाँ पे मान लेते हैं, लगभग हल्का सा ऐसे झुका हुआ, लेकिन फिर भी सन का लाइट लगभग यहाँ से लेके यहाँ तक लगभग 90 डिग्री पे पड़ता है। आप यूँ समझिए सन का लाइट यहाँ पे खूब पड़ता है। तो इससे पहले हम ये समझते हैं जो अर्थ है हमारा, हम क्या करते हैं उसको अक्षांश और देशांतर में बांटते हैं। मेरे ख्याल से मैंने इसको कवर कर दिया है, अगर नहीं होगा तो मैं फिर से यहाँ पे कवर कर दूंगा। बेसिकली जो भी अक्षांश है, जो भी देशांतर है, वो एक इमेजिनरी लाइन होता है, काल्पनिक लाइन होता है, वो रियल में कोई लाइन खींचा हुआ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, हम सिर्फ किसी कंट्री का लोकेशन पता करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जो बीच का लाइन है, जो ऐसे लाइन खींचते हैं उसको अक्षांश बोलते हैं, और जो ऐसे खींचते हैं उसको देशांतर बोलते हैं। तो जो सबसे बीच का लाइन है उसको बोलते हैं 0 डिग्री, ऊपर जाएंगे 1 डिग्री, 2, 23.5, 24, 25, 30 करते करते यहाँ पर 90, और इससे जाएंगे नीचे 0 से लेकर 90। तो ऊपर को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, नीचे को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ये हमारा अगर नॉर्थ पोल मतलब उत्तरी ध्रुव, इसको बोलते हैं साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव। अब बेसिकली होता क्या, सन का लाइट यहाँ तक से लेके यहाँ तक, सन का लाइट यहाँ से लेके यहाँ तक खूब पड़ता है, मतलब 90 डिग्री पे पड़ता है। प्रीपेंडिकुलर बोलिए, लंबवत बोलिए, मतलब सन का लाइट यहाँ से शुरू होता है, यहाँ तक जाता है, वापस आता है, फिर से यहाँ आता है, फिर से यहाँ जाता है, मतलब इसी एरिया में सन का लाइट अच्छा खासा खूब पड़ता है। अब मुझे बताइए, अगर अच्छा खासा खूब पड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से यहाँ तक जो भी रीजन है, यहाँ पे पता आपका यहाँ अफ्रीका भी आएगा, कुछ हद तक इंडिया भी यहाँ था, आधा इंडिया लगभग साउथ इंडिया। ठीक है, कुछ हमारा अमेरिका का पार्ट है यहाँ पे, और कुछ हद तक नीचे से ऑस्ट्रेलिया का पार्ट आता है हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो जो भी इस रीजन में जो भी कंट्री हैं वहाँ पे भयंकर गर्मी पड़ेगी। तो इसलिए इसको क्या करते हैं, एक उष्ण का मतलब गर्मी होता है, उष्ण का मतलब गर्मी, और कटिबंध का मतलब क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है। ठीक है, क्षेत्र होता है।
तो इस एरिया में बोल सकते हैं अगर सन का लाइट यहाँ से यहाँ तक खूब पड़े तो हम क्या बोलेंगे, ये पूरा एरिया क्या रहेगा, गर्म रहेगा। इसलिए बोलते हैं ये क्या है, उष्णकटिबंध है। इसको बोलते हैं उष्णकटिबंध, या इसको हम कभी कभी विषुवत या कटिबंध ही बोल देते हैं, क्योंकि इस लाइन को बोलते हैं विषुवत रेखा, या फिर हम इसको भूमध्य रेखा भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी को दो भाग में बांटता है। भू का मतलब पृथ्वी, मध्य का मतलब बीचों बीच, तो इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं, विषुवत रेखा भी बोलते हैं, और इस पूरे रीजन को क्या बोलते हैं, विषुवत कटिबंध भी बोल सकते हैं कभी कभी। और या इसको बोलिए उष्ण कटिबंध बोल दिए, ठीक है। यहाँ पे अच्छा खासा गर्मी पड़ेगी। अब ऐसा थोड़ी है कि यहाँ तक पड़ेगा इसके बाद यहाँ गए, नहीं, लाइट तो यहाँ भी जाएगा, लेकिन यहाँ पे लाइट सन का बिल्कुल तिरछा पड़ेगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा कम करेगा। और ऊपर जाते चलिए, अब चलते चलिए, यहाँ पे आते थे बिल्कुल सन का लाइट काफ़ी कम पड़ता है। तो मेरे कहने का सिंपल ये मतलब हुआ, यहाँ से यहाँ तक सन का लाइट खूब, उसके बाद थोड़ा कम, तो नीचे भी थोड़ा कम, उसके बाद ऊपर तो बिल्कुल ही कम, नीचे भी बिल्कुल कम। तो हम क्या करते हैं, इसको 3 तरीके से डिवाइड करते हैं। एक यहाँ से लेके बीच तक का, एक नीचे इतना एरिया, ऊपर इतना एरिया, अब फिर जाकर रेड वाला अलग से एरिया, ऊपर में रेड वाला अलग से एरिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्लैक वाला एरिया है वहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी, और जो ब्लू वाला एरिया है वहाँ पे थोड़ा सा गर्मी, थोड़ा सा ठंडी। लेकिन जो रेड वाला एरिया है वहाँ पे सन का लाइट बिल्कुल कम पहुँचता है, इसलिए यहाँ पे काफ़ी ठंड पड़ती है। तो यहाँ पे बिल्कुल बर्फ़ ही बर्फ़ है, यहाँ पे बिल्कुल बर्फ़ है, यहाँ पे ठीक ठाक मॉडरेट, यहाँ पे ठीक ठाक, लेकिन यहाँ पे तो भयंकर गर्मी पड़ती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध, इसको बोलते हैं शीतोष्ण। शीत का मतलब ठंडा, उष्ण का मतलब गर्म। तो यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा भी, थोड़ा सा गर्म भी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, शीतोष्ण बोलते हैं। इसको शीतोष्ण, तो ये भी शीतोष्ण, क्योंकि दोनों का सेम कंडीशन होगा। इसको बोलते हैं शीत कटिबंध, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ठंडा ही रहता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, शीत कटिबंध, या इसको बोलते हैं फ्रिजिड जोन। अब देखिए, अब पहले ये समझिए, जो 23.5 डिग्री साउथ है हम इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको बोलते हैं मकर रेखा, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। सब हर एक लाइन का अलग अलग नाम दे यहाँ पे, ठीक है। इस 66.5 डिग्री नॉर्थ को क्या बोलते हैं, आर्कटिक सर्किल, इसको बोलते हैं आर्कटिक वृत्त बोलते हैं, और इसको बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त बोल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा नॉर्थ पोल, ये हमारा साउथ पोल हो गया। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ तक को क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे टोरिड जोन, या फिर बोलेंगे उष्ण कटिबंध, या इसको कभी कभी हम ट्रॉपिकल जोन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब 23.5 डिग्री साउथ से लेके 66.5 साउथ, या फिर 23.5 नॉर्थ से लेके 66.5 नॉर्थ तक, दोनों एरिया को क्या बोलेंगे, टेम्परेट जोन, हम इसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध, या फिर हम इसको कभी कभी सब ट्रॉपिकल जोन भी बोल देते हैं। और जो हमारा ऊपर का एरिया हो गया सबसे ऊपर 66.5 नॉर्थ से 90 नॉर्थ, और 66.5 साउथ से 90 साउथ, उसको बोलते हैं फ्रिजिड जोन, उसको बोलते हैं ठंडा वाला एरिया, मतलब शीत कटिबंध। आगे मेरी बात समझ यहाँ पे। अब सबसे ज़्यादा गर्मी यहाँ पे, उसके बाद थोड़ा गर्मी थोड़ा ठंडी, यहाँ पे तो खूब ठंडी। अब मुझे बताइए, आपको पता है जो हमारा स्किन है, हमारे स्किन का क्या होता है, जो कलर होता है वो मेलानिन नामक ऑब्जेक्ट से डिसाइड होता है। ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे ढेर सारा हीट आएगा वहाँ पे, तो वहाँ पे मेलानिन बहुत ज़्यादा निकलेगा। जब ज़्यादा निकलेगा तो क्या हो जाएगा, वो लोगों का काला हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ के लोग काफ़ी काले होते हैं, भयंकर काले होते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे यूँ समझिए, यहाँ से लगभग यहाँ तक हमारा ये इंडिया, साउथ इंडिया लगभग यहाँ पहुँच जाता हमारा, ठीक है। ये तो हमारा साउथ इंडिया भी इसी रीजन में आ जाता है, इसलिए जो हमारे साउथ इंडिया के जो लोग हैं वो भी थोड़ा हद तक काले होते हैं। यहाँ हमारा नॉर्थ, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी ब्लैक वाला एरिया है वहाँ भयंकर गर्मी पड़ने की वजह से वहाँ के लोग भी भयंकर काले होंगे। दूसरी बात, ऊपर चलते चलेंगे ठंडे बढ़ता जाएगा, नीचे आएंगे तो भी ठंडा बढ़ता जाएगा, इसलिए ऊपर जितने भी एरिया हैं वहाँ के लोग काफ़ी गोरे होते हैं। आपको पता है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ आपका यूरोप, यहाँ आपका नॉर्थ अमेरिका, यहाँ के जितने भी लोग हैं वो बेसिकली क्या होता है, काफ़ी गोरे होते हैं। और यहाँ पे तो इतने ठंडे पड़ते हैं, वहाँ कोई लोग ही नहीं रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ एनिमल्स वगैरह रहते हैं, यहाँ पे जो पोलर बियर वगैरह हमारा हो गया, ठीक है। आप एक चीज़ यहाँ पे और समझिए, जो यहाँ पे हमारा एरिया है उष्ण कटिबंध का, मतलब गर्मी वाला एरिया, अगर वहाँ पे ढेर सारा गर्मी पड़ेगी, तो यहाँ पे समंदर भी है, तो वहाँ पे पानी का जलवाष्प भी बनना शुरू हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पे ढेर सारा बादल ही बन जाएगा। जलवाष्प बनने के बाद ढेर सारा बादल बनेगा तो वहाँ पे खूब वर्षा भी होगी। इसलिए इसमें क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे खूब गर्मी तो खूब वर्षा तो ढेर सारे वहाँ पे पौधे भी आएंगे। उस पौधे को क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट उसको बोलते हैं। कहाँ होता है, ट्रॉपिकल जोन में। आगे मेरे पास में यहाँ पे अब देखिए, जो हमारा कर्क रेखा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री नॉर्थ को। इस कर्क रेखा हमारे इंडिया से गुजरता है। मकर रेखा इसको बोलते हैं,
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये गुजरता है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। और जो आर्कटिक सर्किल है यहाँ पे तो बेसिकली आर्कटिक ओशियन है, आर्कटिक महासागर है, इसलिए इसका नाम पड़ गया आर्कटिक ओशियन। उसके बाद देखिए, उसका हमने क्या किया, यहाँ पे जो हमारा ठंडा वाला एरिया है हम उसको भी दो भाग में डिवाइड करते हैं। अब मुझे बताइए, जैसे यहाँ से दूर जाएंगे वहाँ से ठंडे बढ़ना शुरू होगा, जैसे यहाँ पहुँचे लगभग यहाँ तक तो भयंकर ठंडी पड़ेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा ठंडा कहाँ पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा ना, और थोड़ा सा कम ठंडा, ठंडा तो यहाँ भी है लेकिन इससे थोड़ा सा कम है, इसलिए सबसे भयंकर ठंडा यहाँ पे। तो ठंडा एरिया को भी दो तरीके से बांटते हैं, सबसे नीचे वाले को बोलते हैं टुंड्रा, ऊपर वाले को बोलते हैं टैगा। दोनों किसका पार्ट है, शीत कटिबंध का। दोनों में क्या पड़ेगा, बिल्कुल ठंडा पड़ेगा, ठीक है। लेकिन सबसे जो लेटेस्ट है, सबसे जो लास्ट में टुंड्रा, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंडी पड़ेगी। अगर ये आता है क्वेश्चन में कि सबसे ज़्यादा ठंड कहाँ पड़ती है, अगर आपको ऑप्शन ये मिलता है तो आप ये लगाइएगा, लेकिन सिर्फ ये मिलता है, ठीक है, शीत कटिबंध या उष्ण या फिर शीतोष्ण में, तो आपका आएगा शीत कटिबंध, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं बेसिकली इसका स्क्रीनशॉट अपलोड भी कर दूंगा। मुझे उम्मीद है मैंने इसमें कुछ छोड़ा नहीं है, मैंने बेसिक से सारी बात आपको समझाने की कोशिश की है। चलिए फिर मिलते हैं, मुझे उम्मीद है आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। गुड नाइट।